Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the NTS GATE General Past Paper 17 July 2022 and we will discuss the quantitative reasoning section. तो असल में गेट जनरल में आपके पास 31 या 32 आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं. सो वी विल डिस्कस पास्ट पेपर 17 जुलाई. तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स. हम लोगों ने ये जो नंबर्स आपके पास गिवन है इनकी एवरेज फाइंड करनी है. तो असल में पहले इसको फाइंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एवरेज क्या होता है आपके पास. ठीक है, एवरेज ये होता है कि जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, आप इन सब को प्लस करें, ये जो तमाम नंबर्स आपके पास गिवन है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है इसके टोटल नंबर्स कितने हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो ये 11 डिजिट्स हैं और आपने इनको ऐड कर लेना है. तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास इसकी एवरेज होगी. तो हम लोगों ने इन नंबर्स को ऐड किया, हमारे पास 66 आंसर आ गया. तो एवरेज क्या आ गई हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन हमारे पास 66 आ गया. अब टोटल नंबर की बात हुई, हमने काउंट की, वो 11 आ गई. तो 11 6 और 66, तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अब हमारे पास गेट के पेपर हों चाहे आपके पास कोई भी पेपर हो, आपके पास ये एवरेज, मीन, मीडियन, मॉड, ये सारे क्वेश्चंस तो आपके पास मस्ट हैं. तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो पास्ट पेपर में आया हुआ था. वो है कि फाइंड द मीडियन. अब आपने मीडियन फाइंड कर लेना है 2 4 1 6 9 3 5 का. अब मीडियन के नाम से ज़ाहिर है कि मिडिल वैल्यू. ठीक है, आपने मीडियन से याद रखना है कि मिडिल वैल्यू, और मिडिल हम लोग किसे कहते हैं, जो सबसे दरमियान वाली वैल्यू होती है. अब दरमियान वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए इन नंबर्स को हम लोगों ने अरेंज करना होगा. और अरेंज किस तरह करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब हमने छोटे से बड़ा लेके जाना है. अब यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 1 है. ये हमने 1 ले लिया, फिर आपके पास 2 आ गया, फिर आपके पास 3 आ गया, फिर 4 आ जाता है, फिर 5 आ जाता है, फिर 6 आ जाता है और लास्ट में 9. अब क्या कहा हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ, हमने मिडिल वैल्यू फाइंड कर लेनी है. तो अब यहाँ से लेफ़्ट पे जाएं, ये 3 डिजिट्स और राइट के ये 3 डिजिट्स, इन दो तीनों को हम लोग निकाल दें तो मिडिल वैल्यू ये वाली 4 बच जाएगी. तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आ जाता है. ये वो वाला केस है जब आपके पास नंबर्स ऑड होते हैं. अब हम लोग इवन का भी केस कर लेते हैं कि इवन में हमारे पास मिडिल वैल्यू किस तरह होगी. तो आपने सबसे पहले देखें, अब यहाँ आपके पास कितने नंबर्स हैं, इवन है, 8 नंबर्स हैं. तो सबसे पहले आपने यही कर लेना है कि उसी किसी ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेना है. असेंडिंग ऑर्डर में तो 1 आ गया, 2 आपके पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, फिर आपके पास 3 आ रहा है, 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है आपके पास, फिर आपके पास 5 आ रहा है, देन 7 एंड लास्ट में 9. अब आप देखें, आपके पास यहाँ भी आपके पास 3 डिजिट्स हम लोगों ने ले लिए, यहाँ भी 3 डिजिट्स. अब हमारे पास टोटल इवन है तो हम लोग इसमें से तो मिडिल डिजिट नहीं निकाल सकते. तो मीडियन फॉर इवन नंबर्स के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, जो आपके पास दो मिडिल वैल्यूज़ आ जाती हैं, उनको आप प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. तो 3 + 3 इज़ 6 डिवाइडेड बाय 2. तो इसका आंसर आपके पास 3 आता है. तो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर. अभी हम लोगों ने दो चीज़ें देख ली. एक हम लोगों ने देख लिया एवरेज, एवरेज को आप लोग क्या कहते हैं, मीन भी कहते हैं. फिर हम लोगों ने मीडियन देख लिया और उसके दोनों केसेस देख लिए. नाउ कम टुवर्ड्स द मॉड. मॉड सबसे ज़्यादा इजी है क्योंकि मॉड का मतलब होता है कि जो आपके पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है. मोस्ट रिपीटेड वैल्यू का मतलब है जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो गया है सबसे ज़्यादा, तो वो आपका मॉड होगा. तो आपके पास गिवन है 5 7 9 7 7 2 3 5 5 7. अगर हम 5 पे गौर करें, 5 1 टाइम आ गया, 2 टाइम, 3 टाइम, तो आपने यहाँ लिख लेना है कि 5 3 टाइम्स आपके पास आ गया. अब 7 की बारी, 7 1 टाइम आया है, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम, तो 7 आपके पास 4 टाइम्स आ गया. अब 9 भी 1 टाइम आया है, 2 भी 1 टाइम, 3 भी 1 टाइम. अब हम लोगों ने इसमें से सबसे ज़्यादा, हमने क्या कहा, मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. तो आपके पास सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, 7. तो हम लोगों के पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Now come towards the fifth.
अ क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन है आपके पास सिक्का, उसे टॉस करना है, ठीक है। तो हम लोग अगर क्वाइन को टॉस करें तो या आपके पास हेड आ सकता है या आपके पास टेल आ सकता है, यही तो कंडीशन है ना कि एक आप सिक्के को उछालें, आपके पास क्या आ सकते हैं, ये ऊपर वाली साइड आ सकती है उसे आप हेड कह लें, या नीचे वाली साइड आ सकती है उसे आप टेल कह लें। तो उन्होंने क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, अब इन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है, n डिवाइडेड बाय n होती है। इसका मतलब आपके पास हो गया प्रोबेबिलिटी का कि इसका फॉर्मूला है आपके पास n डिवाइडेड बाय n। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हम लोग अभी छोड़ लेते हैं, हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, हम लोगों के पास एक सिक्का है, उसके टोटल आउटकम कितने हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल, तो टोटल आउटकम 2 हो गए। अब इन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, के हेड आने के कितने चांसेस है, तो जाहिर है हेड एक ही दफ़ा आ सकता है, तो 1 आ सकता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सी ऑप्शन आपके पास आ गया। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, हम लोगों ने सर्कल का एरिया फाइंड करना है, आपको अच्छे से पता है एरिया ऑफ सर्कल आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। अब इन्होंने कहा हुज रेडियस इज 2, तो आपके पास गिवन है कि R2 है, तो आप इसमें पुट कर लें, एरिया क्या आ जाएगा, पाई इंटू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई इंटू 4, और आप लिख सकते हैं 4 पाई, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द सर्कल, जो एरिया ऑफ सर्कल है वो इक्वल है इट्स सरकमफेरेंस के। एक एरिया ऑफ सर्कल होता है जिसे आप कहते हो पाई आर स्क्वायर, और आप सरकमफेरेंस को क्या कहते हो, ये याद रखना है, आप उसे कहते हो 2 पाई आर, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं आपके पास कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस का होता है 2 पाई आर। अब इन्होंने कहा कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो इक्वल है इट्स सरकमफेरेंस के, तो इसका मतलब है जो एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर वो इक्वल है उसके सरकमफेरेंस के 2 पाई आर, जो कि इक्वल है इस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो उसकी वैल्यू है बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका कनेक्शन, क्योंकि इन्होंने कहा कि एरिया इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, तो आपने वैल्यू ऑफ आर फाइंड कर लेनी है। तो हम वैल्यू ऑफ आर देख लेते हैं, यहाँ से हम देखेंगे तो एक आर इस आर से कैंसिल, एक पाई इस पाई से कैंसिल, तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू आर बाई 2, और 2 को उस तरफ लेके चले जाएं तो r इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके पास रेशियोज एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। रेशियोज एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है, आपके पास असल में इन्होंने कहा हुआ है ए रेशो बी, आपके पास सी रेशो डी, इसका क्या मतलब है, आप इसको किस तरह लिख सकते हैं। तो हम लोगों के पास जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तो आप इन क्वेश्चन में फर्स्ट को आप हमेशा लास्ट के साथ लेते हो, मतलब ए और डी का मल्टीपल होगा, ए और डी का वो इक्वल होगा आपके पास बी और सी के। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ तो ये है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये भी रॉन्ग ऑप्शन आ गया, ये भी। अब हम लास्ट देखें तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो हम लोग ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे, ठीक है। Now, the ninth question is the sum of the weight of the father and son. अब आपके पास एजेस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये हर एक एनटीएस के टेस्ट में आते हैं, रेशियोज एजेस वाले क्वेश्चन। अब इसको समझने की बहुत इजी ट्रिक है, तो इन्होंने क्या कहा है, द सम ऑफ द वेट ऑफ फादर एंड सन, कि जो फादर है एंड सन है, फादर को एफ से डिनोट कर लेती हूँ, सन को एस से कर लेती हूँ, और सम का क्या मतलब होता है प्लस, तो मैंने यहाँ प्लस लगा लिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ द वेट ऑफ फादर एंड सन इज, जो फादर एंड सन की वेट है एजेस का, वो आपके पास असल में इक्वल है 250 के। तो हम लोगों ने ये लिख लिया, ये बात हमें समझ आ गई कि जो लिखा है द सम ऑफ द वेट ऑफ फादर एंड सन इज 250 kg। अब कंडीशन यहाँ से दी होती है, इफ़ अगर बोलते हैं जो फादर वेट इज़ 10 kg मोर देन 3 टाइम वेट ऑफ सन, के जो फादर का वेट है वो 3 टाइम्स सन के वेट के
और मोर देन मतलब उसमें 10 प्लस कर लो, मोर कर लो, उसके इक्वल है। इसका क्या मतलब है, फादर का वेट क्या है 3 टाइम्स सन के वेट के, और उसमें 10 kg मोर कर लो तो प्लस 10 कर लो, इसके इक्वल है। तो हम लोगों ने फाइंड द वेट ऑफ सन करना है। अब हमारे पास खाली हम लोगों ने एस फाइंड कर लेना है, तो हम लोगों ने एफ की वैल्यू निकालनी होगी। तो ऊपर हमारे पास एफ क्या गिवन है, एफ प्लस एस इज इक्वल टू 250। तो एफ की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ 250 माइनस एस, इधर माइनस एस, यहाँ भी माइनस एस हो गया, तो एफ की वैल्यू आ गई 250 माइनस एस। तो इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 250 माइनस एस इज इक्वल टू 3s प्लस 10। अब एस और एस को एक जगह ले जाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा कि माइनस एस, ये इस तरफ आ गया, ये माइनस 3s बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 10, और 250 उस तरफ जाके माइनस 250 विच इज़ इक्वल टू माइनस 4s इज इक्वल टू माइनस 240 आ जाएगा आपका, माइनस माइनस कैंसिल, 4 6 आर 24। तो सन का एज आ गया सन का वेट आ गया 60 kg। तो इसमें 60 kg जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह हम लोग एजेस के क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास पहली लाइन में हमेशा कोई ना कोई कंडीशन गिवन होती है कि ये होगा, और फिर आपके पास 10 kg मोर है तो आप प्लस कर लो, अगर 10 kg लेस होता तो माइनस कर लेते, अगर ना होता तो आप डायरेक्ट लिखते एफ इज इक्वल टू 3s। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा था, तो ये जो पास्ट पेपर था 17 जुलाई का, इसमें फादर एज सन एज वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था, और इस तरह की फॉर्म का भी क्वेश्चन आया हुआ था। असल में ये है वही एजेस का ही क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने खाली कहा हुआ है आप हमें कंडीशंस बताएं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि द सम ऑफ पी एंड क्यू, वहाँ फादर एंड सन था, यहाँ क्या है पी एंड क्यू। तो जो सम है पी एंड क्यू का वो 2 है, तो इसका मतलब है हम लोग ये लिख सकते हैं कि P और Q उन्होंने सम का है, तो प्लस का साइन ये किसके इक्वल है 2 के। अब क्या है, अगर P इफ़ P इज़ 10 मोर देन का मतलब है प्लस 10 करना है 5 टाइम Q, तो P किसके इक्वल है 5 टाइम Q के, और साथ प्लस 10 कर लेना है। तो हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, इन्होंने खाली ये पूछा हुआ है। तो पहला है P प्लस Q इज़ इक्वल टू 2, तो पहली कंडीशन ठीक आ गई, लेकिन उन्होंने लिखा है P इज़ इक्वल टू 5Q माइनस 10, लेकिन यहाँ क्या है 10 मोर, अगर 10 लेस होता आप तब माइनस 10 लिखते। दूसरी कंडीशन आ जाती है P प्लस Q इज़ इक्वल टू 2, ये तो करेक्ट है, और साथ क्या है P इज़ इक्वल टू 5Q प्लस 10, तो हमारे पास बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास एजेस के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपके पास 11 क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ, फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं 3x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 10। आपको ये पता है कि जब भी आप फैक्टर्स फाइंड करते हो तो आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास पहला फैक्टर एक्स स्क्वायर में आना चाहिए। तो यहाँ क्या है एक्स क्यूब में है, तो हमें एक्स स्क्वायर में लाने के लिए एक एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं अगर इधर से एक्स कॉमन ले लेती हूँ तो ये अंदर क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को अच्छे से पता है कि ये भी इक्वल टू 0 है और ये होल एक्सप्रेशन भी इक्वल टू 0, तो मैं लिख लेती हूँ एक्स भी इज इक्वल टू 0 है, और 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 भी इक्वल टू 0 है। अब इन्होंने करेक्ट ऑप्शन हमें क्या दिए हैं कि x प्लस 3x, x प्लस 4, x माइनस 9। तो इन्होंने तो हमें डायरेक्ट कह लिया कि x इज इक्वल टू 0 है, तो आपके पास एक फैक्टर x है, तो ज़ाहिर है फैक्टर एक x है, तो हम लोगों को ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट टिक कर लेना है कि x आपके पास फैक्टर आ गया। थैंक यू।